13 नंबर विधि है अपने प्रत्यक्ष शिक्षण विधि। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष शिक्षण विधि। समझे? सबसे पहले तो इसके उपनाम याद कीजिए, बहुत सारे उपनाम है इसके। मान लीजिए कभी ऐसा प्रश्न आया तो नहीं, आ ही जाए कि निम्न में से प्रत्यक्ष शिक्षण विधि का अन्य नाम नहीं है, 3 इनमें से दे दे, एक दूसरा दे दे वो, तो ये सारे नाम हमें याद करने हैं। देखो, प्रत्यक्ष शिक्षण विधि को सुगम विधि, प्राकृतिक विधि, निर्बाध विधि, समात्री विधि, नवीन विधि, तार्किक विधि, हाँ यही है ना, तार्किक पद्धति, हाँ उपयुक्त पद्धति और वार्तालाप पद्धति भी कहा जाता है। ये सब इसके उपनाम हैं। तो हम याद करेंगे। देखो, प्रत्यक्ष शब्द से जोड़ना है सबको। प्रत्यक्ष, सुगम, प्राकृतिक, निर्बाध, समात्री, नवीन, तार्किक, उपर्युक्त और वार्तालाप। आपको प्रत्यक्ष में सुगम, प्राकृतिक, निर्बाध, समात्री, नवीन, तार्किक, उपर्युक्त से आपको क्या करनी है? वार्तालाप करनी है। प्रत्यक्ष में वार्तालाप करनी है, ऐसे याद करो। प्रत्यक्ष में आपको सुगम से, नवीन से वार्तालाप करनी है, 3-4 देश याद हो जाएगी। प्रत्यक्ष में सुगम, नवीन से में क्या करनी है? वार्तालाप करनी है। और जो वार्तालाप करेंगे वो प्राकृतिक होगी, बिल्कुल निर्बाध गति से होती रहेगी, उसमें रुकावट नहीं आएगी ना, निर्बाध यानी रुकावट नहीं आना, तो वो वार्तालाप कैसे होगी? प्राकृतिक होगी, नेचुरल होगी, उसमें निर्बाध गति से होगी। समात्री, तार्किक, यानी कि उसमें तार्किक बातें भी की जाएगी। समात्री और उपयुक्त, उपयुक्त यानी कि अच्छी जो चीजें होगी वो सब उसमें हमें बातें करनी है। किस विधि में? प्रत्यक्ष में। सुगम से, नवीन से, तार्किक, प्राकृतिक, नवीन, वार्तालाप, समात्री, सारे शब्द इसमें फिट बिठा लेना आप। तो ये किस विधि के उपनाम है? प्रत्यक्ष शिक्षण विधि के उपनाम है। सुगम पद्धति, प्राकृतिक विधि, निर्बाध विधि, समात्री विधि, नवीन पद्धति, तार्किक पद्धति, उपयुक्त पद्धति और वार्तालाप पद्धति। आगे देखिए, इस विधि में, कौन सी विधि में? प्रत्यक्ष शिक्षण विधि में। इस विधि में किसी भाषा को सीखने के लिए मातृभाषा का प्रयोग पूर्णतः वर्जित होता है। भाई, किस विधि में किसी भाषा को सीखने के लिए मातृभाषा का प्रयोग पूर्णतः वर्जित होता है? प्रत्यक्ष शिक्षण विधि में। हर भाषा को सीखने के लिए देखा होगा आपने, मातृभाषा को सिखाया जाता है, मातृभाषा में पढ़ाने के लिए कहा जाता है। 1 से 5 तक बच्चों को तो कहते हैं मातृभाषा में शिक्षा दी जाए तो अच्छे से सीखते हैं। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है? इस विधि में दूसरी भाषा का ज्ञान की शिक्षा देने के लिए मातृभाषा पूर्णतः वर्जित होती है। मातृभाषा का कतई प्रयोग नहीं किया जाता। यानी कि आपको अगर इंग्लिश सिखानी है तो बस इंग्लिश में बात करनी है पूरी क्लास में, और कुछ शब्द ही नहीं बोलना आपको। टीचर भी पूरा इंग्लिश में बोलेगा, बच्चे भी इंग्लिश में बोलेंगे। संस्कृत आपको सिखानी है तो संस्कृत में आप बातें कीजिए, संस्कृत में सोचिए आप, आपका व्यवहार, सब चीजें आपकी क्या होनी चाहिए? एक्टिविटी संस्कृत में होनी चाहिए। यानी कि उसमें आप मातृभाषा, जैसे अपनी मातृभाषा क्या है? हिंदी, अब उसका प्रयोग बिल्कुल वर्जित रहेगा जब आप दूसरी भाषा सीखोगे तो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इस विधि में जिस भाषा का ज्ञान दिया जाता है उसके लिए किसी अन्य भाषा का सहयोग न लेकर उसी भाषा में सिखाया जाता है। संस्कृत भाषा का ज्ञान देना है तो संस्कृत में ही होगा सारा काम, दूसरी भाषा का सहयोग नहीं लिया जाएगा। जबकि अपन अभी इंग्लिश सीखते हैं तो हिंदी का सहयोग लेते हैं, लेते हैं नहीं लेते? संस्कृत सीखते हैं तो हिंदी का सहयोग लेते हैं, क्योंकि मातृभाषा है, मातृभाषा को हम जानते हैं तो उसे हम दूसरी भाषा सीखते हैं उसके सहयोग से। लेकिन इसमें दूसरी भाषा का सहयोग बिल्कुल ही वर्जित होता है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में यही तो हो रहा है, बस अंग्रेजी में 14, 15, 16 पे ग्रां आर का बेटा जब 40 रुपए की लिया बेटो जा का गोटी ताकि 4 बार 40 रुपये का है वो, 40 का है वो, 40 ही ना जाना आड़ा बोली 40 ना जाना इंग्लिश मीडियम में पढ़वाड़ो बालक बहुत कम, रेयर केस में। मग आस पास 2-4 पढ़वाड़ा जब मैं इंग्लिश मीडियम जाओ मैंने बता 5 के हो जो नाव कैसे हैं, मैंने नाव तो कहा जाओ तो घूम। हाँ, मतलब घर में तो वातावरण है अपने हाड़ अधिकार मातृभाषा हिंदी का। हाँ, और अपन इंग्लिश मीडियम में बच्चे को भेजेंगे तो समस्या तो आनी है। मैं कहूँगा जा आलू लिया, वो जहाँ उतना गाड़ी आलू का है वो। हाँ, आ रही है नहीं समस्या? तो इसमें क्या होता है, ऐसी शिक्षण विधि अपनाई जाती है इंग्लिश मीडियम स्कूल में। और क्या, इंग्लिश में बात की जाए, इंग्लिश में बच्चों को पढ़ाया जाए, मतलब मातृभाषा का एक शब्द नामो निशान ही नहीं दिखता वहां पर, न उसका सहयोग लिया जाता है। हिंदी मीडियम में क्या होता है, ए फॉर एप्पल, एप्पल मानी सेव,
हिंदी भी बताते हैं, इंग्लिश भी बताते हैं, तो उसकी खुद की मातृभाषा के सहयोग से उसको दूसरी भाषा सिखाते हैं। लेकिन इस शिक्षण विधि में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आगे चलते हैं अब इसमें प्रत्येक शिक्षण विधि में। आगे देखिए आप कि इस विधि में बच्चों को भाषा सिखाने के लिए चित्र, प्रतिरूप या वास्तविक वस्तु को दिखाकर अध्ययन करवाया जाता है। बच्चे को भाषा सिखाने के लिए क्या किया जाता है इसमें, या तो कोई चित्र दिखाया जाता है या प्रतिरूप उसका कोई दूसरी कॉपी, या फिर वास्तविक ओरिजिनल वस्तु को वहां पर ले आते हैं। ये दिखाकर उसे क्या सिखाई जाती है, अध्ययन करवाया जाता है, भाषा सिखाई जाती है। आगे देखिए, इस विधि के प्रतिपादकों का मानना है कि अनुभूति और अभिव्यक्ति में प्रत्यक्ष संबंध होता है। अनुभूति करना और प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति दोनों में क्या होता है, प्रत्यक्ष संबंध, यानी कि अभिव्यक्ति, एक तो अभिव्यक्त करना, बताना, और एक अनुभूति, अनुभव करना, दोनों में क्या होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है। किसी वस्तु को दिखाकर उसे समझाया जाए तो अनुभूत करेगा, उसको प्रत्यक्ष में देखेगा, तो दोनों में प्रत्यक्ष संबंध होता है। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम 1901 में फ्रांस में अंग्रेजी शिक्षण के लिए किया गया था। भाई, प्रत्येक शिक्षण विधि का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। किसके लिए हुआ था, अंग्रेजी शिक्षण के लिए हुआ था, और 1901 में, कि प्रत्येक शिक्षण विधि का प्रयोग सबसे पहले 1901 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में फ्रांस में, कहाँ, फ्रांस में अंग्रेजी शिक्षण के लिए किया गया था। इस विधि में वस्तु और शब्द के मध्य सीधा संपर्क होता है। जैसे आपने सामने वस्तु लगा दी, कोई चित्र लगा दिया और उसको आप समझा रहे हो, तो वस्तु और शब्द के मध्य सीधा संबंध होगा। जैसे ये वस्तु है, एक मार्कर है, अब यहाँ पर मार्कर भी लिखें तो शब्द बोले, लिखें, उसको दिखाएं उस चीज को, तो उसके बीच में सीधा संबंध होता है। इस विधि में बालक को कोई वास्तविक वस्तु, प्रतिरूप अथवा चित्र दिखाकर उसका सीधे उच्चारण किया जाता है। क्या किया जाता है, उसका सीधे उच्चारण किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए अब। हाँ, इस विधि में वस्तु और शब्द के मध्य सीधा संपर्क होता है। इस विधि में बालक को कोई वास्तविक वस्तु या प्रतिरूप अथवा उसका कोई चित्र दिखाकर उससे उसका सीधे उच्चारण किया जाता है। जैसे बॉल दिखा दिया आपने, दिखा दी, और उसे आप बुलाओगे कि बॉल, बी फॉर बॉल, या कोई भी वस्तु ले लीजिए आप, तो उसका सीधा उच्चारण करवाया जाता है। इस विधि में मौखिक कार्य को अधिक प्रधानता दी जाती है। ये तो अपने को पता चल ही रहा है, वस्तु को दिखाएंगे, उसको बुलाएंगे, बार बार उच्चारण करवाएंगे, तो मौखिक कार्य को ज्यादा प्रधानता दी जा रही है। यह विधि अनुकरण और अभ्यास पर अधिक बल देती है। किस किस पर, अनुकरण और अभ्यास। अनुकरण करना, जैसे आपको वहां करने के लिए कहा, वैसा का वैसा आप अनुकरण कर रहे हो, और उसकी प्रैक्टिस करने के लिए इसमें ज्यादा बल दिया जाता है। दोबारा देखो, इस विधि में बच्चों को भाषा सिखाने के लिए चित्र, प्रतिरूप, वास्तविक वस्तु को दिखाकर अध्ययन किया जाता है। इस विधि के प्रतिपादकों का मानना है कि अनुभूति और अभिव्यक्ति में प्रत्यक्ष संबंध होता है। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम 1901 में फ्रांस में किस शिक्षण के लिए, अंग्रेजी शिक्षण के लिए किया गया। इस विधि में वस्तु और शब्द में सीधा संबंध होता है। इस विधि में बालक को कोई वास्तविक वस्तु, प्रतिरूप या कोई चित्र दिखाकर उसे सीधा उच्चारण करवाया जाता है। इस विधि में मौखिक कार्य को अधिक प्रधानता दी जाती है। यह विधि अनुकरण और अभ्यास पर अधिक बल देती है। थोड़ा और आगे पढ़ते हैं इसको। प्रत्येक शिक्षण विधि को आगे देखिए आप। इस विधि में प्रयोग के पीछे यह मान्यता है, इस विधि के प्रयोग के पीछे यह मान्यता है कि जिस प्रकार बालक अनुकरण व अभ्यास द्वारा मातृभाषा को सीख लेता है, उसी प्रकार अनुकरण के द्वारा द्वितीय भाषा का ज्ञान भी दिया जा सकता है। मातृभाषा को बच्चे को सिखाने की जरूरत पड़ती है क्या? हम पैदा हुए और हमें किसी ने बोला भाई बोल बोल बोल, ऐसे अपन खुद ही बोलना नहीं सीखेगा। चाहे विद्यालय में जाए कि नहीं जाए, उससे पहले बालक बोलना सीख जाता है, अपनी मातृभाषा को सीखता है। कैसे सीखता है, उसका क्या कारण होता है? अनुकरण व अभ्यास। सुनता है माता पिता को, आसपास के लोगों को, दोस्तों को, उनका अनुकरण करने का प्रयास करता है, इनके अभ्यास करता है। तो अनुकरण व अभ्यास के द्वारा जिस प्रकार बालक किसको सीख जाता है, अपनी मातृभाषा को सीख जाता है, उसी प्रकार इस विधि में अनुकरण व अभ्यास के द्वारा, हमने पहले देखा था, अनुकरण व अभ्यास के द्वारा द्वितीय भाषा का ज्ञान भी करवाया जा सकता है। आगे देखिए,
यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर जोर देती है। भाई खुद करके, खुद ही प्रैक्टिकल करके खुद बोलेगा तभी तो दूसरी भाषा सीखेगा। तो यह विधि किस सिद्धांत पर जोर देती है? करके सीखने के सिद्धांत पर, करके सीखने के सिद्धांत पर। यह विधि व्याकरण अनुवाद विधि के दोषों को क्या करती है? कम करती है। भाई इसमें व्याकरण अनुवाद का सिस्टम कहाँ से आएगा? इसमें तो डायरेक्ट बोला जाता है, वैसा का वैसा उसको बोलना होता है, तो लिखने में अशुद्धियाँ होती है, तो उन दोषों को ये क्या करती है? कम करती है। इस विधि द्वारा सीमित शब्दावली का ही ज्ञान दिया जा सकता है। भाई अगर लिखित में और वैसे रिटर्न में पढ़ाते हैं तो उसमें बहुत सारी शब्दावली सीखता है बालक, लेकिन इसमें तो एक लिमिटेड जो उसका व्यावहारिक जो बोलचाल में जितना प्रयोग में आती भाषा उतना सा ज्ञान उसको दिया जाता है, यानी कि शब्दावली क्या होती है? सीमित होती है। इस विधि में उन्हीं शब्दों के बारे में बताया जा सकता है जिनका कोई चित्र या प्रतिरूप हो, यानी कोई चित्र या प्रतिरूप प्रस्तुत करना पड़ता है, फिर उन्हीं के बारे में इसमें बताया जा सकता है। तो ये अपने प्रत्येक शिक्षण विधि देखिए। इस विधि के प्रयोग के पीछे यह मान्यता है कि जिस प्रकार बालक अनुकरण व अभ्यास द्वारा मातृभाषा को सीख लेता है, उसी प्रकार अनुकरण के द्वारा द्वितीय भाषा का ज्ञान भी दिया जा सकता है। यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर जोर देती है। यह विधि व्याकरण अनुवाद विधि के दोषों को कम करती है। इस विधि द्वारा सीमित शब्दावली का ही ज्ञान दिया जा सकता है। इस विधि में उन्हीं शब्दों के बारे में बताया जा सकता है जिनका कोई चित्र या प्रतिरूप हो। आगे और देखिए, थोड़ा और है ये विधि भी। प्रत्येक शिक्षण विधि में आगे देखिए, इस विधि में भाववाचक संज्ञा शब्दों का ज्ञान नहीं कराया जा सकता। भाववाचक संज्ञा शब्दों का ज्ञान कैसे करवाया जाएगा? हाँ, आप श्रद्धा को यहाँ लाके थोड़ी खड़े कर सकते हो। आप क्रोध को यहाँ, जो भाव क्या होते हैं, क्रोध, श्रद्धा, दुख, ये क्या होते हैं अपने? करुणा। तो करुणा का क्या बनाओगे यहाँ? इसमें तो चित्र प्रतिरूप बनाना पड़ता है ना, या वास्तविक वस्तु लाते हैं। अब आपको करुणा समझानी है तो करुणा कैसे की बनाओगे यहाँ? करुणा का कोई चित्र थोड़ी होता है, वो तो भाववाचक संज्ञा है, उसको तो महसूस किया जा सकता है। तो भाववाचक संज्ञा शब्दों का ज्ञान नहीं कराया जा सकता। इस विधि में केवल मौखिक भाषा की शिक्षा दी जा सकती है, लिखित भाषा की नहीं। केवल वो बोलना सीख सकता है उस भाषा को, लिखना नहीं। इसके द्वारा बिना मातृभाषा का प्रयोग किए हुए सीधे एक नई भाषा की शिक्षा दी जाती है। मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता इसमें, और उसका माध्यम क्या होता है? उस सिखाने का माध्यम क्या? संभाषण। भाषण देकर तो सिखाता है, इसलिए इसे संभाषण विधि भी कहते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, अपने प्रत्यक्ष आपको सामने ही दिया जाता है जो भी भाषण दिया जाता है, इसे याद रखना। प्रत्यक्ष संभाषण, प्रत्यक्ष संभाषण। तो इस विधि में भाववाचक संज्ञा शब्दों का ज्ञान नहीं कराया जा सकता। इस विधि में केवल मौखिक भाषा की शिक्षा दी जा सकती है। इसके द्वारा बिना मातृभाषा का प्रयोग किए हुए सीधे एक नई भाषा की शिक्षा दी जाती है, और उसका माध्यम संभाषण होता है, इसलिए इसे संभाषण विधि भी कहते हैं। ये अपने प्रत्येक शिक्षण विधि कंप्लीट। ठीक है।